क्लस्टरिंग क्लस्टरिंग कहते हैं ग्रुपिंग को। एक ग्रुप के मेंबर्स के दरमियान कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं जिसकी वजह से वो उस ग्रुप का पार्ट होते हैं। आप लोग एक डिग्री कर रहे हैं जिसकी वजह से आप लोग एक क्लास का हिस्सा हैं और वो क्लास आपका एक ग्रुप है। इसी तरह कुछ लोगों की ग्रुपिंग डिफरेंट रीजंस की वजह से होती है। फॉर एग्जांपल कुछ लोगों की पॉलिटिकल एफिलिएशन की वजह से उनका एक ग्रुप है, कुछ लोगों के रिलीजियस बिलीफ्स की वजह से उनका एक ग्रुप है, कुछ लोगों का लैंग्वेज की बेस पे या इलाके की बेस पे ग्रुप होता है। सो कुछ कॉमन चीज़ें होती हैं उन ग्रुप मेंबर्स के दरमियान जो उन्हें उस ग्रुप का एक पार्ट बनाती हैं। सो अ ग्रुप मेंबर्स विल बी द सेम विद इन द ग्रुप एंड डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप्स। यानी कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होंगी उनके अंदर कॉमन जो उस ग्रुप का उन्हें पार्ट बनाएंगी। क्लस्टरिंग की मेनली 4 टाइप्स हैं: एक्सक्लूसिव क्लस्टरिंग, ओवरलैपिंग क्लस्टरिंग, हायरार्किकल क्लस्टरिंग एंड प्रोबेबिलिस्टिक क्लस्टरिंग। फर्स्ट, एक्सक्लूसिव क्लस्टरिंग ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट एट अ सेम टाइम किसी एक ही ग्रुप का मेंबर हो सकता है। वो सेम टाइम में दो डिफरेंट ग्रुप का मेंबर नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो ग्रुप्स हैं ह्यूमन के एज लिमिट्स के ऊपर। फर्स्ट ग्रुप की एज लिमिट है 1 से 40 और दूसरे ग्रुप की एज लिमिट है 41 एंड अबव। तो कोई भी इंसान एट अ सेम टाइम किसी एक ही ग्रुप का मेंबर हो सकता है। आप फर्स्ट ग्रुप के मेंबर हो सकते हैं जिसकी एज लिमिट है 1 से 40, तो सेम टाइम में आप दूसरे ग्रुप के मेंबर नहीं हो सकते। ये एक्सक्लूसिव क्लस्टरिंग है। अब मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। एक ग्राफ है हमारे पास, रेड स्क्वायर्स एंड ग्रीन ट्रायंगल्स का, जो किसी बेसिस पे सेम है और ये एट द सेम टाइम टू डिफरेंट ग्रुप के साथ बिलोंग नहीं कर सकते। हमारे पास कुछ फोल्डर्स हैं कैटेगरीज वाइज। जब उन्हें कैटेगराइज करेंगे हम तो वो किसी एक ही कैटेगरी का पार्ट हो सकते हैं। उनके डिफरेंट नेम्स हो सकते हैं जो कि हाईलाइटेड हैं कलर बेस्ड। सो रेड कलर, ग्रीन एंड ब्लू, तो वो किसी एक ही कैटेगरी का पार्ट हो सकता है वो फोल्डर, वो या वो डॉक्यूमेंट, वो किसी 2 या 3 कैटेगरी का सेम टाइम में पार्ट नहीं हो सकता। इसी तरह से एक और एग्जांपल मैं आपको दूं कि HEC अलाउ करती है कि आप एट अ सेम टाइम एक ही डिग्री परस्यू कर सकते हैं। सेम टाइम में आप 2 डिफरेंट डिग्री परस्यू नहीं कर सकते। आप अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो आप साथ साथ कोई BA ऑनर्स या BCom वगैरह कुछ नहीं कर सकते। सो ये एक्सक्लूसिव क्लस्टरिंग की एग्जांपल्स हैं। सेकंड है ओवरलैपिंग क्लस्टरिंग। जब भी कोई ऑब्जेक्ट एट द सेम टाइम मोर देन वन ग्रुप से बिलोंग करता हो तो ओवरलैपिंग क्लस्टरिंग होती है। वो एट अ सेम टाइम कोई भी ऑब्जेक्ट 2 डिफरेंट ग्रुप से बिलोंग कर सकता है, 3 ग्रुप से बिलोंग कर सकता है, 4 ग्रुप से बिलोंग कर सकता है। मोर देन वन ग्रुप से बिलोंग करेगा तो वो ओवरलैपिंग क्लस्टरिंग होगी। फॉर एग्जाम्पल, रॉन्ग सिलेक्शन ओवर राइट इन इमेज प्रोसेसिंग। इमेज प्रोसेसिंग में हमारे पास 2 फोल्डर्स होते हैं पॉजिटिव इमेजेस के, जो हमारा ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है, और जो हम चाहते हैं कि सिलेक्शन ना हो बैकग्राउंड की तो हम उसे नेगेटिव में रख देते हैं। बट अगर कंप्यूटर रॉन्ग सिलेक्शन कर ले, कोई बैकग्राउंड की सिलेक्शन कर ले और उसे पॉजिटिव फोल्डर में रख दे तो वो भी हमारे पास एट द सेम टाइम यानी नेगेटिव फोल्डर में भी हैं और वो पॉजिटिव फोल्डर्स में भी हैं, तो वो ओवरलैपिंग क्लस्टरिंग हो जाएगी। यहाँ एक एग्जांपल है हमारे पास ओवरलैपिंग क्लस्टरिंग की। यहाँ पे जो हमारे पास पेंटागन है वो ओवरलैपिंग कर रहे हैं, वो रेड स्क्वायर के ग्रुप में भी हैं, वो ग्रीन ट्रायंगल के ग्रुप में भी हैं। सो ये ओवरलैपिंग क्लस्टरिंग, ये दोनों ग्रुप से बिलोंग करते हैं एट द सेम टाइम। यहाँ हमारे पास 3 सेट्स हैं, सेट ए, सेट बी एंड सेट सी। जी आप देख सकते हैं बीच में, ये तीनों ग्रुप से बिलोंग करता है, सेट ए से, सेट बी से और सेट सी से। ये डी है, ये ए और बी से बिलोंग करता है। ये ई है, ये ए और सी से बिलोंग करता है। ये एफ है, ये बी और सी से बिलोंग करता है। तो ये ओवरलैपिंग है। और ये जी तो तीनों ग्रुप से बिलोंग करता है, ए बी एंड सी से। तो 3 ग्रुप में एट सेम टाइम ये है। ये हमारे पास एक एग्जांपल है
एक नंबर है हमारे पास 3, एट द सेम टाइम ये नेचुरल नंबर भी है, ये ऑड नंबर से भी ताल्लुक रखता है, ये प्राइम नंबर के ग्रुप में भी है, ये पॉजिटिव इंटीजर भी है, ये होल नंबर भी है। सो ये एट द सेम टाइम डिफरेंट ग्रुप से बिलोंग कर सकता है। इसी तरह हमारे यहाँ कुछ कराची यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स हैं, खासतौर पे इवनिंग में, उनको सलाम है, वो एट द सेम टाइम वो पढ़ भी रहे होते हैं, साथ साथ जॉब भी कर रहे होते हैं। बहुत बड़ी बात है ये। सो आप समझ सकते हैं कि वो 2 डिफरेंट ग्रुप्स में है, वो किसी जगह जॉब भी कर रहे हैं एज एन एम्प्लॉय, वो एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भी हैं, वो पढ़ भी रहे हैं। तो एट द सेम टाइम वो 2 डिफरेंट ग्रुप्स में है, ओवरलैपिंग क्लस्टरिंग होगी ये। थर्ड है हायरार्किकल क्लस्टरिंग, यानी नेस्टेड ग्रुपिंग। ग्रुप्स विद इन द ग्रुप, एक ग्रुप है, उसके अंदर अगेन डिफरेंट ग्रुप्स हैं, एक सेट के सबसेट्स, जैसे बाइनरी ट्री। ये हायरार्किकल क्लस्टरिंग होती है। फॉर एग्जांपल, एक आईटी कंपनी है, उसके एम्प्लॉयज सब वो एक ग्रुप में हैं, बिकॉज ऑफ दैट वो सब एम्प्लॉयज हैं एक ही कंपनी के। और उसके बाद फिर उस आईटी कंपनी के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आ जाएंगे, तो वो अगेन एक ग्रुप के अंदर बहुत सारे ग्रुप्स हो जाएंगे डिपार्टमेंट वाइज। कोई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट होगा, कोई टेस्टिंग एंड क्वालिटी एश्योरेंस का होगा, कोई डेवलपमेंट का होगा, कोई डिजाइनिंग का होगा, कोई मार्केटिंग का होगा। सो ये ग्रुप्स विद इन द ग्रुप हैं। और इसी तरीके से स्टूडेंट्स का आप देख लें कि स्टूडेंट होते हैं, कॉलेज के स्टूडेंट हैं, स्कूल्स के स्टूडेंट हैं, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं। एंड उसके अंदर देन अगर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के हैं। आप कराची यूनिवर्सिटी को देखें तो उसमें फिर यूबीआईटी आपके डिपार्टमेंट वाइज आपकी ग्रुपिंग हो जाएगी। डिपार्टमेंट के अंदर अगर आप देखें तो यूनिवर्सिटी में इवनिंग एंड मॉर्निंग, एंड देन सेमेस्टर वाइज ग्रुपिंग, एंड देन सेक्शन वाइज ग्रुपिंग। तो ये ग्रुप्स विद इन द ग्रुप, ये हायरार्किकल क्लस्टरिंग होती है। यहाँ ट्री की फॉर्म में हमारे पास वो सबसेट आप समझ लें कि बन रहे हैं। अगर इजी फॉर्म में मैं कहूँ कि पी क्यू आर एस टी, हमारे पास कुछ मेंबर्स हैं, उनके अगेन 2 ग्रुपिंग में वो चले गए, पी क्यू में एंड आर एस टी में, एंड देन अगेन उनकी ग्रुपिंग मजीद वो स्प्लिट हो रहे हैं। इसी तरह यहाँ पे नेचुरल नंबर्स हैं हमारे पास 1 से 10 तक, ये रेड सर्कल में आ रहे हैं, ये एक ग्रुप है 10 नंबर्स का। एंड देन अगेन उनकी एक ब्लू नेस्टेड ग्रुप है और एक नेस्टेड ग्रीन ग्रुप है, यानी ऑड नंबर्स और इवन नंबर्स का ग्रुप हो गया है। तो वो इस तरह से डिफरेंशिएट हो रहे हैं। तो एक ग्रुप के अंदर ग्रुप बना हुआ है, यानी नेस्टेड ग्रुप्स। ये हायरार्किकल क्लस्टरिंग होती है। अब आते हैं लास्ट टाइप की तरफ, प्रोबेबिलिस्टिक क्लस्टरिंग। इट यूजेस प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच, कंस्ट्रक्ट वेरियस पार्टीशंस एंड देन इवैल्यूएट ऑब्जेक्ट्स फॉर पार्टीशंस ऑन सम क्राइटेरिया। प्रोबेबिलिस्टिक क्लस्टरिंग में समझने के जितनी टाइप्स हम प्रीवियसली पढ़ चुके हैं वो सब शामिल हो जाती हैं। हायरार्किकल क्लस्टरिंग, ओवरलैपिंग क्लस्टरिंग एंड एक्सक्लूसिव क्लस्टरिंग। ये सारी क्लस्टरिंग प्रोबेबिलिस्टिक क्लस्टरिंग में हो रही होती है। जितनी भी पॉसिबिलिटी क्लस्टरिंग की हो सकती है वो सारी प्रोबेबिलिस्टिक क्लस्टरिंग में शामिल है। इसकी एक एग्जांपल हम देखते हैं। यहाँ हमारे पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। व्हाइट ऑब्जेक्ट है, ब्लैक कलर्ड ऑब्जेक्ट है, वर्टिकल लाइंस है ब्लैक एंड व्हाइट, एंड ग्रे ऑब्जेक्ट है हमारे पास, हॉरिजॉन्टल ब्लैक एंड व्हाइट लाइंस है हमारे पास। ये देखिए एक सर्कल है जो कि ब्लैक लाइन में है, और हायरार्किकल सर्कल इसके अंदर है। और ये जितने मेंबर्स, ये 5 मेंबर्स हैं इनके, जो वर्टिकल ब्लैक एंड व्हाइट लाइंस में हैं, ये मेन सर्कल के भी मेंबर्स हैं, हायरार्किकल सर्कल के भी सब मेंबर्स हैं। इसी तरह अगर इस डॉटेड लाइन सर्कल को हम देखें तो इसके 5 मेंबर्स हैं, ये ब्लैक ऑब्जेक्ट्स जो हमें नजर आ रहे हैं। हायरार्किकल क्लस्टरिंग भी इसमें हो रही है, जहां पे ये 2 मेंबर्स हैं इसके, और ये एक और हायरार्किकल क्लस्टरिंग इसके अंदर हो रही है, डॉटेड क्लस्टरिंग, डॉटेड सर्कल के अंदर, और यहाँ पे इसका मेंबर सिर्फ एक है। ये 2 मेंबर जो इसके हैं, ये इस डॉटेड सर्कल के भी मेंबर्स हैं और इस ब्लैक लाइन सर्कल के भी मेंबर्स हैं, यानी ओवरलैपिंग क्लस्टरिंग भी हो रही है। इसी तरह जो दूसरे सर्कल्स हैं यहाँ पे, जैसे ये सर्कल इसकी हम बात कर रहे थे, तो ये एक्सक्लूसिव सर्कल है, ये एक्सक्लूसिव क्लस्टरिंग हो रही है। ये मेंबर्स यहाँ पर किसी और ग्रुप के मेंबर्स नहीं है। सो जितनी भी टाइप पॉसिबल हो सकती हैं क्लस्टरिंग की, वो सारी प्रोबेबिलिस्टिक क्लस्टरिंग में शामिल हो जाती हैं। अब बात करते हैं ग्रुप ऑफ क्लस्टरिंग की। हमारे पास जो अनलेबल्ड डाटा है
जब हम उसकी लेबलिंग करेंगे, जब हम उसे डिफाइन करेंगे, तो उसकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज सामने आएंगी डिफाइन होने के बाद, और उन प्रॉपर्टीज की बेसिस पे वो किसी ना किसी ग्रुप से बिलोंग करने लगेगा। और ये भी चांसेस है कि वो एट अ टाइम मोर देन वन ग्रुप से बिलोंग करता हो, ओवरलैपिंग क्लस्टरिंग में आ जाएगा, या उसकी कुछ कैटेगरी एंड सब कैटेगरीज में आ जाए वो, तो वो हायरार्किकल क्लस्टरिंग में आ जाएगा, या वो किसी एक ही ग्रुप से बिलोंग करता हो, एक्सक्लूसिव क्लस्टरिंग जिस तरह है। सो जैसे ही हम डाटा को उसकी प्रॉपर्टी की बेसिस पे जब हम डिफाइन करना शुरू करते हैं, तो वो उसकी ग्रुपिंग स्टार्ट हो जाती है। इसी तरह जब हम प्रॉपर्टीज को डिफाइन करते हैं, तो उसके साथ भी डाटा जब कंप्यूटर खुद लेबल करना शुरू कर देता है, तो वो भी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज हम कंप्यूटर को पहले से डिफाइन करते हैं, जिसकी बेसिस पे ग्रुपिंग या क्लासिफिकेशन कंप्यूटर खुद करता है, और देन अनलेबल्ड डाटा की लेबलिंग स्टार्ट हो जाती है। अब बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ क्लस्टरिंग की। क्लस्टरिंग की तो बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, कुछ यहाँ पे लिख भी दिए हैं। मार्केटिंग, फाइंडिंग ग्रुप ऑफ कस्टमर्स विद सिमिलर बिहेवियर इन लार्ज डाटा रिकॉर्ड्स। सप्लाई एंड डिमांड की बात हो रही है। अगर किसी प्रोडक्ट की फॉर एग्जांपल ज़्यादा डिमांड है, उसी हिसाब से उसकी सप्लाई होगी। तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो डिमांड का ग्रुप है जो इस प्रोडक्ट की डिमांड रखता है, उसमें कितने लोग शामिल हैं उस ग्रुप में। हमें एक अप्रोक्सीमेट अंदाज़ा होना चाहिए। अगर सप्लाई उस डिमांड से ज़्यादा होगी तो वो प्रॉफिट नहीं होगा, वो एक एफिशिएंट सिस्टम नहीं है। और अगर डिमांड कम होगी तो भी एफिशिएंट सिस्टम नहीं है, उसका प्रॉफिट ज़्यादा हो सकता था अगर सप्लाई पूरी होती। सो और सप्लाई एंड डिमांड का जो सिस्टम होता है, ये वेरी करता है रीजन टू रीजन, इलाके के हिसाब से। किसी रीजन में उसकी डिमांड ज़्यादा होगी, किसी रीजन में उसकी डिमांड कम होगी किसी भी प्रोडक्ट की। इसी तरह टाइम पे डिपेंड करता है कि किस सीजन में किस प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है और किस प्रोडक्ट की डिमांड किस सीजन में कम हो जाती है। इसी तरह लोगों पे डिपेंड करता है कि अफोर्डेबिलिटी क्या है प्रोडक्ट की, वो कितना कॉमन है लोगों के लिए, या कितने लोगों से बिलोंग करता है, उसी हिसाब से उसकी सप्लाई होगी। लाइब्रेरीज की बात आ जाती है। बुक ऑर्डरिंग अगर है तो नंबर ऑफ बुक्स, कई दफ़ा लाइब्रेरीज में कोई ऐसी बुक होती है जो इतनी फेमस होती है कि उसकी मोर देन 200 भी वो कॉपीज रखते हैं, और कुछ बुक्स ऐसी होती हैं जो 5 कॉपी से ज़्यादा उसकी नहीं रखी जाती, क्योंकि उसकी जो बुकिंग होती है वो इतनी ज़्यादा होती है, जो वो लोग इशू करा रहे होते हैं बुक्स को, तो वो जिसकी ज़्यादा डिमांड होती है उसी के हिसाब से उसकी सप्लाई को मतलब अवेलेबल किया जाता है। डॉक्यूमेंट क्लासिफिकेशन या डाटा क्लासिफिकेशन होती है, जिस तरह विच डाटा इज मोर एक्सेस बाय विच रीजन, उसी के हिसाब से। इसी तरह कभी कोई ट्रेंड चल रहा है तो उस टाइम वाइज डिवाइड हो जाती है वो चीज़ के। एक टाइम होता है जिसमें वो डाटा बहुत ज़्यादा एक्सेस किया जाता है, उसके बाद वो इतना एक्सेस नहीं किया जा रहा होता। इसी तरह इंश्योरेंस है कि इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, वो ये ज़रूर चेक एंड बैलेंस रखती हैं अपना कि किस तरह की पॉलिसीज़ ज़्यादा लोग लेते हैं, या किस तरह की पॉलिसीज़ में उनको रिटर्न ज़्यादा करना पड़ता है और वो प्रॉफिट नहीं होता उन्हें, किस पॉलिसीज़ में उनको ज़्यादा प्रॉफिट होता है, या किस तरह की पॉलिसीज़ लोग लेना पसंद करते हैं। तो ये सारी चीज़ें ग्रुपिंग में आ जाती हैं, क्लस्टरिंग में आ जाती हैं। इसका वास्ट रीजन है एक। अब आते हैं असल बात की तरफ। के मीन्स क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग के एक दो मेथड्स की एग्जांपल नेम्स मैंने मेंशन किए थे पहले भी। इसमें से एक के मीन्स क्लस्टरिंग था, एक स्पेक्ट्रल क्लस्टरिंग था, और भी मेथड्स होते हैं क्लस्टरिंग के। यहाँ पर हम के मीन्स क्लस्टरिंग को डिटेल में पढ़ेंगे। ये अनसुपरवाइज एल्गोरिथम होता है, यानी एक बार के मीन्स क्लस्टरिंग एल्गोरिथम की इम्प्लीमेंटेशन कंप्यूटर में हो जाए तो उसके बाद कंप्यूटर को ह्यूमन सुपरविजन की ज़रूरत नहीं रहती। कंप्यूटर अपने डाटा की क्लासिफिकेशन खुद करता है, कंप्यूटर अपने डाटा की क्लस्टरिंग खुद करता है। जैसा कि हम सेमी सुपरवाइज लर्निंग में पढ़ चुके हैं कि वहाँ पे लिटिल ह्यूमन इंटरवेंशन इन्वॉल्व होती है, और वो सिर्फ ये होती है कि हम एल्गोरिथम क्लस्टरिंग का इम्प्लीमेंट करते हैं कंप्यूटर में। उसके बाद कंप्यूटर अनसुपरवाइज तरीके से अपनी क्लासिफिकेशन डाटा की खुद कर रहा होता है, अपनी क्लस्टरिंग खुद कर रहा होता है।
उसे ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत नहीं रहती, उसे ह्यूमन सुपरविजन की जरूरत नहीं रहती। के मींस क्लस्टरिंग के अंदर मिस्टेक्स पॉसिबल हैं जब वो अपनी ग्रुपिंग करता है डाटा की, तो मे बी कि उसकी जो क्लासिफिकेशन है वो 100% करेक्टली कभी कभार ना हो। नॉर्मली बहुत कम चांसेस होते हैं कि उसकी कि वो 100% करेक्ट ना हो, बट पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब हम देखते हैं इसके एक एग्जाम्पल को, इसके एक न्यूमेरिकल को। हमारे पास एक डाटा सेट है जिसकी वैल्यूज हैं 25, 35, 15, 65, 85, 20, 95 एंड 40। ये 8 डाटा मेंबर्स हैं इसके, और हमें इसकी क्लस्टरिंग करनी है 2 ग्रुप्स में। हम कोई भी रैंडम वैल्यू लेंगे स्टार्टिंग में, जिसे हम सेंटर कहेंगे, और जो भी उस सेंटर वैल्यू से करीब नंबर होगा, जो भी उसके नियर बाय नंबर होगा, वो उस ग्रुप का पार्ट होगा। यानी हमने एक रैंडम सेंटर लिया 50 और एक रैंडम हमने एक नंबर लिया सेंटर के तौर पे 102। इसके सेंटर में चेंजेस आती रहेंगी स्टेप बाय स्टेप, और जो बिल्कुल सही इसका सेंटर होगा ग्रुपिंग के लिए, वो आखिर में हमारे पास सेम आना शुरू हो जाएगा और वहां पे हम स्टॉप कर देंगे। सो ये स्टार्टिंग वैल्यू जो होगी सेंटर की, वो भी मैं आपको एग्जाम में सेंटर की जो वैल्यू होगी वो मैं खुद आपको दूंगा। यहां पर आप कंसीडर करें कि हमने एक सेंटर वैल्यू ली है इस डाटा के लिए 50, और एक वैल्यू हमने कंसीडर की है 102। हम अपने डाटा को, जो हमारे 8 मेंबर्स हैं ये डाटा के, इन सब को 50 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, और देन सेंटर 2 102 जो हमने रखा है इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, मोड ले लेंगे। इट मीन्स के जो भी वैल्यू हमारे पास आएगी, जो भी आंसर के तौर पे सब्ट्रैक्शन की जो भी वैल्यू आएगी, डिफरेंस आएगा, वो हम आखिर में उसकी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, नेगेटिव नहीं आएगी। 25 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 50 से, 35 को, 15 को, 65 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 50 से, 85 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 50 से, 20 को, 95 को एंड 40 को। ये हमारे पास रिजल्ट्स आ जाएंगे इसके। देन इन्हीं डाटा, इसी डाटा को, सेम डाटा को हम 102 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। 25 को सब्ट्रैक्ट किया 102 से, 35 को, 15 को, 65 को, 85 को 102 से सब्ट्रैक्ट किया, 20 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 95 को सब्ट्रैक्ट किया 102 से, एंड 40 को सब्ट्रैक्ट किया 102 से। इनके जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, इसमें हम देखेंगे कि इनके जो रिजल्ट्स हैं वो किस नंबर से करीब हैं, यानी किसका डिफरेंस कम है। 25 को जब हमने सब्ट्रैक्ट किया 50 से, तो ये डिफरेंस कम है, ये जो 25 आ रहा है, या ये 102 से जब हमने 25 को सब्ट्रैक्ट किया तो ये डिफरेंस कम है। इट मीन यहाँ पे 77 आ रहा है और यहाँ पे 25। इट मीन्स कि ये जो 25 की वैल्यू है ये 50 से करीब है, क्योंकि इनका डिफरेंस कम है एज कम्पेयर टू 102 से जो डिफरेंस आ रहा है। तो ये डिस्टेंस इसका ज्यादा है और ये डिफरेंस इसका यहाँ पे 50 से कम है। इट मीन्स कि ये सेंटर अपने 25 जो है ये अपने 50 के सेंटर से करीब है। अगर हम यहाँ पे दूसरी एग्जांपल देखें 95 की, तो यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है इसका 45 का जब हम इसे 50 से सब्ट्रैक्ट करते हैं, और जब हम इसे 95 को 102 से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सिर्फ 7 का डिफरेंस आता है। इट मीन्स कि ये 102 से करीब है एज कम्पेयर टू सेंटर 1। 50 से ये 45 का डिफरेंस है, जबकि सेंटर 2 से ज्यादा करीब है, इसलिए सिर्फ 7 का डिफरेंस आ रहा है। सो इन दोनों नंबर्स को हम कंपेयर करेंगे, इनके रिजल्ट्स को, जो डिफरेंस कम होगा हम उसे उस ग्रुप में रख देंगे। जो जिसका सेंटर 50 है वो ग्रुप 1 हो जाएगा, यानी ये सेंटर 1 C1 था 50, इसका जो नियर बाय नंबर्स होंगे वो ग्रुप 1 में हो जाएंगे, और जो भी 102 के नियर बाय नंबर्स हैं वो ग्रुप 2 में हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ग्रुप 2 में हमारे पास 85 और 95 है। 85 को अगर देखा जाए तो 85 का डिफरेंस 50 से 35 आ रहा था, और यहाँ पर 85 को 102 से डिफरेंस आ रहा है 17। इट मीन्स ये 102 से ज्यादा करीब है, तो हम इसे इस ग्रुप 2 में रख देंगे जिसका सेंटर 102 है। इस तरह से हम डाटा की क्लस्टरिंग होगी, और उसके बाद जब डाटा हमारे पास इस तरह से क्लस्टर हो जाएगा 2 ग्रुप्स में, तो उसके बाद हम इस डाटा का जो ग्रुप 1 में है उसका एवरेज ले लेंगे। 25 प्लस 35 प्लस 15 प्लस 65 प्लस 20 प्लस 40 डिवाइडेड बाय, ये टोटल वैल्यू 6 है हमारे पास, डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा।
ये हमारे पास 33.33 समथिंग आएगा, राउंड ऑफ करके हम इसको 33 कर देंगे। और ग्रुप 2 में जब हम इसका एवरेज लेंगे तो हमारे पास 85 प्लस 95 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि 2 मेंबर्स हैं, हमारे पास इसका एवरेज आएगा 90। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ये सेंटर वैल्यूज होंगी। 33 होगा हमारा सेंटर 1 और 90 होगा हमारा सेंटर 2। और अगेन हम डिफरेंस लेंगे इसी तरीके से इसको सेंटर बना के, जिस तरह हमारे पास इस डाटा का हमने 50 से डिफरेंस और 102 से डिफरेंस लिया था, अब हम 33 को सेंटर 1 करके डिफरेंस लेंगे सेम डाटा का, और सेंटर 2 को 90 रख के हम अगेन डिफरेंस लेंगे यहाँ पे, जिस तरह ये शो हो रहा है। यहाँ हमने सेंटर 1 33 कर दिया, जो हमारे पास एवरेज आया था ग्रुप 1 का, और ग्रुप 2 का जो एवरेज हमारे पास 90 आया था वो हमने सेंटर 2 कर दिया। सेम डाटा है हमारे पास, इसे हम 33 से डिफरेंस, इसका हम डिफरेंस लेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे 25 माइनस 33, 35 माइनस 33, 15 माइनस 33, 65, इन सब का डिफरेंस ले लेंगे हम 33 से। और इसी तरह से हम 90 का भी डिफरेंस लेंगे, सारा डाटा सेम यूज होगा और इसका डिफरेंस हम देखेंगे और अगेन कंपेयर करेंगे। यहाँ पे 33 से जो डिफरेंस हमारा आ रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 25 का सिर्फ 8 आ रहा है और यहाँ पे 65 आ रहा है, तो ये 33 के ज्यादा करीब है। ये ग्रुप 1 में हम इसे ऐड कर देंगे। यहाँ पे जो चेंजेस आ रही हैं वो हम देख सकते हैं कि इस ग्रुप 2 में 85 भी सेम है। 85 यहाँ पे 52 का डिफरेंस था और यहाँ पे 90 सेंटर जो है उससे सिर्फ 5 का डिफरेंस है। इट मीन्स कि ये 90 के ज्यादा करीब है। तो अगेन हम 85 को ग्रुप 2 में रख देंगे। 95 का देखा जाए तो ये 33 से इसका डिफरेंस 62 का है, और 90 से देखा जाए तो उसका डिफरेंस सिर्फ 5 का है। इट मीन्स कि ये 90 के सेंटर से ज्यादा करीब है, तो हम अगेन इसको ग्रुप 2 में रख देंगे, सेंटर 2। और एक नंबर ऐड यहाँ पे हुआ है 65, जो प्रीवियस वैल्यू में हमारे पास नहीं था। 65 का डिफरेंस यहाँ पे हम देखते हैं, जो पहले ग्रुप 1 में था ग्रुप 2 में आ गया है। 65 का 33 से जो डिफरेंस है वो 32 का है, और यहाँ पर 65 का जो डिफरेंस 90 से है वो 25 है सिर्फ। इन दोनों को कंपेयर किया जाए तो ये 90 के ज्यादा करीब है, तो ये ग्रुप 2 में आ जाएगा जिसका सेंटर 90 है। ये ग्रुप 2 आ गया हमारे पास जिसका सेंटर 90 है, और ये ग्रुप 1 आ गया हमारे पास जिसका सेंटर 33 था। अगेन अब ये 5 मेंबर्स हैं, इसका हम एवरेज लेंगे 25 प्लस 35 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 5, तो ये हमारे पास आ गया आंसर 27। ग्रुप 2 का हम एवरेज लेंगे तो 65 प्लस 85 प्लस 95 डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि 3 मेंबर्स हैं, इसका आंसर हमारे पास आएगा अप्रोक्सीमेटली 82। अब हम इसे सेंटर रखेंगे, 27 हमारे पास सेंटर 1 हो जाएगा और 82 हमारे पास सेंटर 2 हो जाएगा। अगेन हम डिफरेंस लेंगे और इनका जो डिफरेंस होगा वो हम देखेंगे कि रिजल्ट पे हमारे पास डिफरेंस कोई फर्क नहीं आ रहा। जो पहले जिस ग्रुप में था वो अब भी उसी ग्रुप में है। 25 अगर देखें तो 25 माइनस 27 यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस 2 का है, जबकि 82 जो हमने सेंटर रखा है C2 उससे डिस्टेंस या डिफरेंस इसका 57 का है, तो डिफरेंस कम इसका 27 के साथ है, तो ये अगेन ग्रुप 1 में आ जाएगा। इसी तरह दूसरे डाटा मेंबर्स हैं हमारे पास, और 65 का अगेन डिस्टेंस यहाँ पे 82 से 17 है सिर्फ, और यहाँ पे 38 है, तो ये अपने सेंटर 2 से ज्यादा करीब है। 65 अगेन ग्रुप 2 में आ जाएगा। 85 का भी डिफरेंस जो है वो सेंटर 2 से ज्यादा करीब है, डिफरेंस कम है इसका सेंटर 2 से और यहाँ ज्यादा है, तो अगेन ग्रुप 2 में आ जाएगा। इसी तरह 95 इसका जो डिफरेंस है 82 से ग्रुप 2 से सेंटर 2 से वो ज़्यादा डिफरेंस कम है और सेंटर 1 से ज़्यादा डिफरेंस है, इस वजह से ये अगेन इसी ग्रुप में आ जाएगा। तो ये अब इसके डाटा मेंबर्स सेम है। अगेन हम एवरेज लेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आप देख सकते हैं कि अगेन वही आ रहा है जो हमने सेंटर रखा था। सेंटर 1 हमारा 27 था,
यहाँ पे एवरेज भी इसका हमारे पास 27 ही आ रहा है। सेंटर 2 हमने 82 रखा था और यहाँ पे भी हमारे पास आंसर 82 ही आ रहा है। इट मीन्स कि यहाँ पर हम अपनी वैल्यू को स्टॉप कर देंगे, हमारी जो कैलकुलेशन है उसको स्टॉप कर देंगे और हम कह सकते हैं कि ये परफेक्टली क्लस्टरिंग इसकी हो चुकी है 2 ग्रुप्स में। ये भी याद रखें कि ये ज़रूरी नहीं होता कि सारे जितने भी डाटा मेंबर्स हैं इसके वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हों, ये ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर 5 डाटा मेंबर्स हैं, यहाँ पे सिर्फ 3 हैं, बट क्लस्टरिंग इनकी 2 ग्रुप्स में हो चुकी है। जब भी हमारे पास जो सेंटर 1 होगा और जो उसका एवरेज आ रहा होगा ग्रुप का वो सेम हो जाए तो वहां पे हम अपनी कैलकुलेशन रोक देते हैं, क्योंकि हम जितनी बार भी अब कैलकुलेशन करेंगे हमारे पास नंबर सेम रहेगा। ये हमारे पास थी के मींस क्लस्टरिंग।